कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का चाणक्य सीरीज के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। और दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक वन शॉट रिवीजन बिजनेस इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से चैप्टर का, जिसका नाम है आपके पास बिजनेस साइकिल। एग्जाम में इस चैप्टर से हम लोग 5 नंबर तक का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है। आप यहां पर पूरे मार्क्स फेच कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, राइट। तो हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगा। आपको क्या करना है, मेरे एमसीक्यू के आंसर करने से पहले वीडियो को पॉज करना है और खुद से आंसर निकालना है एंड अपने आप को मार्क्स देते हुए चलने हैं। और फिर कमेंट सेक्शन पे आप बताओगे कि आपने कितने एमसीक्यूज करेक्ट करे हैं। ये वन शॉट रिवीजन देखने के बाद आप लोग को स्टडी मटेरियल के जो बैक क्वेश्चंस हैं वो सेल्फ से प्रैक्टिस करने हैं। मैं चाहता तो वो भी यहां पर ले आता, पर फिर आप क्या प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो मैं यहां पर जो एमसीक्यूज लेकर आया हूं उनमें मॉड्यूल के भी एक आध क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन अलग से होंगे, लेकिन जो मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका एग्जाम है तो आपको अपने तरफ से भी एफर्ट मारना है। चैप्टर का पूरा रिवीजन मैं आपको दे दूंगा, आप 1 से 2 बार पूरा का पूरा चैप्टर देख लेना, आपके हाथ पे टिप्स पे आ जाएगा यह चैप्टर, राइट। तो चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। पहले पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल डू सम एमसीक्यूज। अब एक बात को समझो, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपके पास बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है कि सर हमारे पास बिजनेस की कोई साइकिल है वो चल रही है, कोई साइकिल है वो चल रही है। कभी भी कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इकोनॉमी हो, वो कभी भी हमेशा अपवर्ड ट्रेंड या फिर कोई भी इकोनॉमी हो वो आपके पास हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं दिखाती। ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमी केवल ग्रो कर रही है या फिर ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमी केवल डिक्लाइन कर रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। सर इकोनॉमी जो है वो साइकिल में चलती है, साइकिल में चलती है। कभी इकोनॉमी में अच्छे दिन आते हैं, कभी इकोनॉमी में आपके पास बुरे दिन आते हैं और ये अच्छे बुरे दिन आपके पास चलते रहते हैं। तो इकोनॉमी कभी ऊपर की तरफ जाती है और कभी नीचे की तरफ आती है, फिर कभी ऊपर की तरफ जाती है, फिर कभी नीचे की तरफ, फिर कभी ऊपर की तरफ और फिर कभी नीचे की तरफ। इकोनॉमी इस तरीके से चलती है। इकोनॉमी पहले ग्रो करती है, अपने पीक पर पहुंचती है, फिर इकोनॉमी फॉल करती है और अपने लो लेवल पे पहुंचती है। इस लो लेवल को पता है क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है ट्रफ। और फिर आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है और एक नए पीक पर पहुंचती है। पीक पर पहुंचने के बाद वो वापस से फॉल करती है और फिर से अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, जिसको आप ट्रफ बोलते हैं। फिर से इकोनॉमी रिकवर करती है और फिर से वो अपने पास एक्सपेंशन फेज में चली जाती है और फिर से अपना पीक बनाती है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो आपकी इकोनॉमी क्या कर रही है बेटा? आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। यहां पर अगर आप ट्रेंड देखोगे तो आपको अपवर्ड ट्रेंड दिखाई देगा। अगर आप यहां पे ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड अपवर्ड है, लेकिन ये अपवर्ड ट्रेंड, ये आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड स्टैग्नेंट नहीं था, एक तरीके का नहीं था, लीनियर नहीं था। ये जो अपवर्ड ट्रेंड है ये लीनियर नहीं था। सर इस ट्रेंड में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आए हैं। क्या आए हैं बेटा? बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आए हैं, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आए हैं। तो आपके पास इकोनॉमी कहां से शुरू करती है सर आपके पास ट्रफ फेज से मामला शुरू होगा। ट्रफ फेज से मामला शुरू होगा। ट्रफ से इकोनॉमी रिकवर करेगी, एक्सपैंड करेगी। ट्रफ के बाद आपका एक्सपेंशन फेज आएगा। एक्सपेंशन फेज के बाद आपका पीक फेज आएगा। अभी डिटेल में बात करेंगे कि ये फेजेस क्या होते हैं। पीक के बाद आपका वापस से कॉन्ट्रैक्शन का फेज आएगा और कॉन्ट्रैक्शन से वापस ट्रफ, ट्रफ से फिर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से पीक। ये साइकिल आपकी हमेशा क्या होगी? चलती रहेगी।
ये जो फेस है, जब इकोनॉमी ऊपर जाती है तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन फेस, और जब इकोनॉमी नीचे आती है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेस। इकोनॉमी जब ऊपर की तरफ जाती है तो एक्सपेंशन फेस, फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन फेस। हमेशा इकोनॉमी एक्सपैंड नहीं करती रहेगी, एक्सपेंशन पे जाकर उसका एक पॉइंट पे पीक आएगा, पीक के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट जब करेगी, फॉल जब करेगी, तो ऐसा नहीं कि फॉल ही करती रहेगी, उस फॉल का भी एक मिनिमम पॉइंट आएगा। तो जो राइज का मिनिमम पॉइंट है वो पीक है, जो फॉल का मिनिमम पॉइंट है वो ट्रफ है। जो राइज का मैक्सिमम पॉइंट है वो पीक है, और जो फॉल का मिनिमम पॉइंट है वो ट्रफ है। पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन आता है और ट्रफ के बाद एक्सपेंशन आता है। पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ट्रफ आता है, और ट्रफ के बाद आपके पास एक्सपेंशन आता है। तो प्लीज मेरी बात को सुनना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ये जो पीक और ये जो ट्रफ है, ये जो पीक और ये जो ट्रफ है, ये आपके पास क्या है, इकोनॉमी के टर्निंग पॉइंट्स। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, इनको बोलेंगे हम इकोनॉमी के टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स क्यों है, क्योंकि पीक आने के बाद आपकी इकोनॉमी टर्न कर जाती है, ऊपर जाने की जगह नीचे आती है। तो पीक के बाद ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे आएंगे, इकोनॉमी ने टर्न ले लिया नीचे की तरफ, और ट्रफ के बाद इकोनॉमी ने वापस से टर्न ले लिया ऊपर की तरफ। तो पीक नीचे की तरफ टर्न करती है और ट्रफ ऊपर की तरफ टर्न करता है। तो पीक और ट्रफ आपके पास क्या है, टर्निंग पॉइंट। पीक और ट्रफ आपके पास क्या है, टर्निंग पॉइंट, राइट। चलिए अब हम बिजनेस साइकिल की बात करते हैं। तो बिजनेस साइकिल क्या है सर, बिजनेस साइकिल रिफर्स टू ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल business activity as reflected in the fluctuations in the measures of aggregate economic activity like gross national product, employment and income। तो कह रहा है कि सर it refers to alternate expansion और contraction of overall business activity। आपकी जो overall business activity है वो कभी एक्सपेंशन फेज में होती है, कभी कॉन्ट्रैक्शन फेज में होती है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में ऑल्टरनेट होता रहता है, कभी एक्सपेंशन का फेज, कभी कॉन्ट्रैक्शन का, कभी एक्सपेंशन का, कभी कॉन्ट्रैक्शन का। देयर इज एन ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी एज रिफ्लेक्टेड इन द फ्लक्चुएशंस इन द मेजर्स ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमको ये फ्लक्चुएशंस कहां पता लगती है, हमको ये फ्लक्चुएशंस कहां पता लगती है, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में पता लगती है। सर अगर किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो वो एक्सपेंशन फेज में चल रही है, अगर जीडीपी गिर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन फेज पे चल रही है। किसी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, वो एक्सपेंशन फेज में चल रही है। कहीं पर एम्प्लॉयमेंट रेट गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहा है। तो ये जो आपके इकोनॉमिक वेरिएबल्स है ना, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है ना, ये हमको बताते हैं कि कौन सा आपके पास फेज चल रहा है। आप इस वक्त एक्सपेंशन फेज में हो कि इस वक्त आप पीक पे हो कि कॉन्ट्रैक्शन फेज पे हो। हमारे पास 4 तरीके के फेजेस आते हैं। एक्सपेंशन फेज, एक्सपेंशन फेज को बूम फेज भी बोलते हैं, अपस्विंग भी बोलते हैं। अपस्विंग क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। अपस्विंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। इसके बाद आपके पास पीक फेज आता है, पीक फेज को प्रॉस्पेरिटी भी बोलते हैं। पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्शन को डाउन स्विंग भी बोलते हैं और रिसेशन भी बोलते हैं। रिसेशन मतलब मंदी आ गई है। और जो ट्रफ का फेज है वो डिप्रेशन का फेज है, मतलब जब आपका रिसेशन लंबे समय तक टिक जाता है, जब आपका रिसेशन लंबे समय तक टिक जाता है तो वो रिसेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब रिसेशन लंबे समय तक टिक जाता है तो आपका रिसेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास 2 तरीके के ट्रेड होते हैं, एक होता है हमारे पास गुड ट्रेड और एक होता है हमारे पास बैड ट्रेड। गुड ट्रेड क्या होता है सर, जब आपके पास प्राइसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं और आपका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल लो पे होता है, प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। सर प्राइसेस बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन कब से अच्छा होने लगा बेटा, अगर आपके प्राइसेस एक नॉमिनल रफ्तार से बढ़ रहे हैं,
तो वो अच्छा है। आपके पास महंगाई होना, इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है, लेकिन वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में होना चाहिए। जब इन्फ्लेशन आपकी इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ता है तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन और आपकी इनकम एक तरीके से बराबर तरीके से बढ़ रहे हैं, मतलब जितनी महंगाई है उतनी ही कमाई भी बढ़ रही है। अगर इन्फ्लेशन 5% से बढ़ रहा है और कमाई भी 5% से बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम मीट आउट कर लेंगे इन्फ्लेशन को। अगर इन्फ्लेशन 5% से बढ़ रहा है और मेरी इनकम भी 5% से बढ़ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब इन्फ्लेशन 5% से बढ़ रहा है लेकिन मेरी कमाई 2% से बढ़ रही है, अब प्रॉब्लम है। जब महंगाई इनकम से ज्यादा हो जाएगी तब प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप किसी भी इकोनॉमी में देखोगे ना तो इन्फ्लेशन इज अ गुड थिंग, अगर वो इन्फ्लेशन आपकी इनकम को मैच कर रहा है तो। वो इन्फ्लेशन अगर आपकी इनकम को मैच कर रहा है तो वो इन्फ्लेशन अच्छा है। आप जाके देखो यूएस के अंदर चीजें ज्यादा महंगी हैं, ठीक है। इंडिया में अगर एक कैलकुलेटर ये 300 रुपए का आता है तो यूएसए में ये आपको 300 का नहीं मिलेगा, ये महंगा मिलेगा वहां पे, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन है, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन है। यूएसए में चीजें ज्यादा महंगी है एज कंपेयर टू इंडिया, लेकिन वहां के लोगों की कमाई भी तो ज्यादा है, वहां के लोगों की परचेजिंग पावर भी तो ज्यादा है। तो आपके पास इन्फ्लेशन अगर इनकम को मैच करके बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो मैच नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम है। तो गुड ट्रेड क्या होता है? जब आपके पास करेक्ट तरीके का इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस आपके बढ़ रहे हैं और आपके पास लो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है। एक और चीज समझो, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। भाई अगर प्राइसेस बढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा वो ज्यादा प्रोडक्शन करने का सोचेगा। ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वो ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगा, ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगा मतलब ज्यादा इनकम जनरेट करेंगे वर्कर्स। वर्कर्स जब ज्यादा इनकम जनरेट करेंगे तो वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे। तो ये पूरी साइकिल चलती है, ये पूरी आपके पास साइकिल चलती है, राइट। तो गुड ट्रेड क्या है? जब आपके प्राइसेस बढ़े और आपका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो? कम हो। और बैड ट्रेड क्या है? कि आपके प्राइसेस गिर रहे हैं। जब आपके प्राइसेस गिर रहे हैं मतलब लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और मार्केट में डिमांड कम है। मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो वहां पर आपके प्राइसेस क्या होंगे? गिरेंगे। अब जब प्राइसेस गिरेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, वो प्रोडक्शन कम कर देगा। प्रोडक्शन कम करने का मतलब कि वो अपने पास वर्कर्स को जॉब से निकालेगा, उसको वर्कर्स की जरूरत नहीं है। अब जब वर्कर्स जॉब से निकलेंगे तो वर्कर्स की जेब में इनकम नहीं आएगी, वर्कर्स की जेब में इनकम नहीं आएगी तो वो डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे, फिर से प्रोडक्शन कम होगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी, ये साइकिल चलती रहेगी। तो बैड ट्रेड क्या है? प्राइसेस गिरते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो होता है वो अपने हाई पे होता है, वो अपने हाई पे होता है, राइट। आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे साथ फिस्कल पॉलिसी पढ़ी है ना, कि जब आपके पास ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड जब आपकी बढ़ जाएगी तो हम फिस्कल पॉलिसीज लगाएंगे, हम टैक्सेस को बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। वैसे ही जब बैड ट्रेड हो जाएगा, जब आपका रिसेशन का दौर आ जाएगा, मंदी का दौर आ जाएगा, तो मंदी के दौर में हम टैक्सेस को कम करेंगे तो कि लोगों के पास ज्यादा इनकम बचे। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएगी ताकि लोगों के पास इनकम इंक्रीज करे। ठीक है जी, चलिए अब हम बिजनेस साइकिल के फीचर्स देख लेते हैं। यहां से काफी एमसीक्यूज बनते हैं, इसको ध्यान से करेंगे। सर आपके पास बिजनेस साइकिल पीरियोडिकली आता है, पीरियोडिकली आता है एंड डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी। इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास केवल एक्सपेंशन का फेज चलता रहेगा या कॉन्ट्रैक्शन का फेज चलता रहेगा। यह पूरी साइकिल पीरियोडिकली होती है। मतलब आपके पास ऐसा हो सकता है कि 5 साल लगे एक साइकिल को पूरा होने में, 5 साल लगे एक साइकिल को पूरा होने में। मतलब एक्सपेंशन से हम पीक पे पहुंचे, पीक से हम कॉन्ट्रैक्शन पे गए, कॉन्ट्रैक्शन से हम ट्रफ पे पहुंचे और ट्रफ से हम एक्सपेंशन पे गए। इस पूरी साइकिल को 5 साल लगे, इस पूरी साइकिल को 5 साल लगे। अब जरूरी नहीं है कि अगली साइकिल भी 5 साल की होगी, ऐसा हो सकता है अगली साइकिल 1 साल की ही हो,
एक साल के अंदर ही एक्सपेंशन हो गया, फिर आपके पास पीक आ गया, फिर आपके पास ट्रफ आ गया, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन आ गया, और फिर आपके पास ट्रफ आ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जो रेगुलरिटी है वो सेम हो। आपका जो पीरियड है बिजनेस साइकिल का वो वेरी कर सकता है। वो कोई बिजनेस साइकिल 5 साल तक चल सकती है, कोई बिजनेस साइकिल 1 साल तक चल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक एक्सपेंशन फेज 2 साल का चले, आपका कॉन्ट्रैक्शन फेज 1 साल का चले, आपका पीक फेज 1.5 साल का चले, आपका ट्रफ फेज, डिप्रेशन का फेज जो होता है वो आपके पास हो सकता है 6 महीने का ही चले। तो ये डिपेंड कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्सपेंशन भी 1 साल का होगा, पीक भी 1 साल का होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी 1 साल का, ट्रफ भी 1 साल का, ऐसा जरूरी नहीं है। इनकी जो रेगुलरिटी है और इनकी जो इंटेंसिटी है वो आपके पास अलग अलग हो सकती है। सर ये जो बिजनेस साइकिल होती है वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है, मतलब इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसको समझने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ होनी बहुत जरूरी है। आपको एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, जीडीपी क्या है, इनकम क्या है, आउटपुट क्या है, ये सारी चीजों की जब आपको समझ होगी तभी आप बिजनेस साइकिल को समझ पाएंगे। और बिजनेस साइकिल ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में आती है, वो आपके पास अलग अलग सेक्टर्स में आती है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहा हो या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर का एक्सपेंशन फेज चल रहा हो। इसके बाद आता है कि सर ये बिजनेस साइकिल कहां पर ओरिजिनेट करती है? फ्री मार्केट में ओरिजिनेट करती है। फ्री मार्केट मतलब जहां पर मार्केट की डिमांड, मार्केट की सप्लाई चीजों को डिसाइड करती है। यानी कि ये कहां पर एग्जिस्ट करेगी? कभी भी ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करेगी। बिजनेस साइकिल कभी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये कहां पर एग्जिस्ट करेगी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेगी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेगी, जहां पर फ्री मार्केट होती है, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई चीजों को डिसाइड करते हैं, प्राइसेस को डिसाइड करते हैं, इनकम एम्प्लॉयमेंट को डिसाइड करते हैं, वहां पर बिजनेस साइकिल आपको दिखाई देगी। इसके बाद कहता है कि परवेसिव इन नेचर है। परवेसिव इन नेचर मतलब कि ये आपको हर एक सेक्टर में दिखाई देगी। बिजनेस साइकिल ऐसा नहीं है कि केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगा, ऐसा नहीं है कि वो केवल स्टील इंडस्ट्री में आएगा, वो सीमेंट इंडस्ट्री में आएगा। सर आपकी जो बिजनेस साइकिल होती है वो परवेसिव होती है। इकोनॉमी में जितने सेक्टर्स हैं, हर एक सेक्टर बिजनेस साइकिल को फेस करता है, उसको समझता है, उससे गुजरता है। इसके बाद ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे आपके पास एमसीक्यू बनता है कि आपके पास जो बिजनेस साइकिल होती है ये कैपिटल गुड्स को और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स को, कैपिटल गुड्स बोले तो मशीन्स, प्लांट, बिल्डिंग, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बोले तो एसी, कार, बाइक, फ्रिज, मोबाइल फोन, ये क्या है? ड्यूरेबल गुड्स है। तो जो बिजनेस साइकिल होती है वो अफेक्ट करती है कैपिटल गुड्स को और ड्यूरेबल गुड्स को डिस्प्रपोर्शनेटली। डिस्प्रपोर्शनेटली मतलब कि सर बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट कैपिटल गुड्स पे और ड्यूरेबल गुड्स पे ज्यादा देखने को मिलता है। बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट, बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट क्या लिख सकते हैं? बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट कैपिटल गुड्स पर ड्यूरेबल गुड्स पर, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स पर। ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों होता है सर कि सर बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट कैपिटल गुड्स पर और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स पर ज्यादा क्यों होता है सर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? भाई सिंपल सी चीज है यार। अगर आपके पास एक्सपेंशन फेज चल रहा होगा, अगर एक्सपेंशन फेज चल रहा होगा तो लोगों की जेब में इनकम ज्यादा होगी, और जब लोगों की जेब में इनकम ज्यादा होगी
उनका कंजम्पशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप जब ज्यादा पैसा कमाओगे तो आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करते हो। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपनी कार बदल देते हो, एक अच्छी कार खरीद लेते हो, या अगर कार नहीं है तो कार खरीद लेते हो, कार है तो आप उसको अपग्रेड कर लेते हो, आप अपना मोबाइल फोन अपग्रेड करते हो। आपके घर पे टीवी पहले 32 इंच का था, जब आपकी इनकम बढ़ी तो आपने अपने पास घर में 55 इंच का टीवी ले लिया, राइट। जब आपके पास इनकम बढ़ी तो आपने अपने घर का बढ़िया सा इंटीरियर डेकोरेशन करवा लिया। ऐसा लोग रियल लाइफ में करते हैं, ऐसा लोग रियल लाइफ में करते हैं। तो जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए ड्यूरेबल गुड्स पर ज्यादा खर्चा करते हैं। लेकिन जब आपका कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है, लोगों की जब इनकम कम हो जाती है, तो लोग अपने पास क्या करते हैं, फिजूल के खर्चे कम कर देते हैं, ठीक है ना। वो कार अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचते, वो घर का इंटीरियर डेकोरेशन कराने के बारे में नहीं सोचते, वो नई टीवी खरीदने के बारे में नहीं सोचते, पुरानी ही चीजों से क्या करते हैं, काम चलाते हैं। तो आपके पास जो बिजनेस साइकिल है वो आपके पास कैपिटल गुड्स को और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट करती है, और जो एग्रीकल्चर है और बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर है और बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसे एडवर्सली इफेक्ट करती है, ठीक है, उसे एडवर्सली इफेक्ट करती है। इसके बाद कहता है कि रिपरकेशन ऑफ बिजनेस साइकिल गेट्स सिमल्टेनियसली फेल्ट ऑन नियरली ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। कह रहा है कि बिजनेस साइकिल का जो इंपैक्ट होता है वो सभी इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे दिखता है। इकोनॉमिक वेरिएबल्स बोले तो जीडीपी, इकोनॉमिक वेरिएबल्स बोले तो एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक वेरिएबल्स बोले तो आपका इनकम, नेशनल इनकम, आपका आउटपुट, ठीक है। इन सब के ऊपर आपका बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट जो है वो नजर आता है, राइट। जब एक्सपेंशन का फेज चल रहा होगा, जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी, आउटपुट भी बढ़ेगा। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन का फेज चल रहा होगा, ट्रफ का फेज चल रहा होगा, तो ये सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, नीचे की तरफ जा रहे होंगे। बिजनेस साइकिल्स आर कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब सर फैलते हैं सर। हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी है, हम दूसरी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करते हैं, हमारी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमीज पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो काफी हद तक आपकी जो बाकी कंट्रीज है, यूएसए हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, वो इंडिया में तो सर्विसेज देते ही हैं, लेकिन बाहर के भी इनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो अगर यूएसए में मंदी का दौर आएगा, यूएसए में रिसेशन आएगा, तो वो रिसेशन का इंपैक्ट इंडिया में भी देखने को मिलेगा। ये क्या है? कॉन्टेजियस। दूसरी कंट्री का रिसेशन आपकी कंट्री भी फेस करेगी, क्योंकि आप उनके साथ ट्रेड करते हो। सर यूएसए में एक्सपेंशन का फेज आएगा तो इंडिया में ऑर्डर्स ज्यादा आएंगे, भैया इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंडिया की सर्विसेज ज्यादा डिमांड करी जाएंगी। तो यूएसए में अगर एक्सपेंशन आएगा तो इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी यूएसए के अंदर भी, राइट। तो इससे क्या होगा, इंडिया भी क्या करने वाली है, एक्सपैंड करने वाली है। इसके बाद आपकी जो बिजनेस साइकिल होती है वो सोशल वेलबींग को भी क्या करती है बेटा जी, इंपैक्ट करती है। जैसे कि मैंने बताया कि जब आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करते हो, बढ़ाते हो। अगर कोई व्यक्ति पहले 10 लाख कमाता है और उसकी सैलरी 10 लाख से बढ़कर 30 लाख की हो जाती है, तो भाई उसकी जब इनकम ज्यादा आती है ना, तो वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देता है। पहले वो नॉर्मल ब्रांड की शर्ट पहनता था, लेकिन जब वो 30 लाख रुपए कमाने लग गया तो वो ब्रांडेड कपड़े पहनने लग गया। पहले वो नॉर्मल सी वॉच पहनता था, फिर अब वो आई वॉच पहनने लग गया। पहले वो नॉर्मल फोन इस्तेमाल करता था, अब वो आईफोन इस्तेमाल करने लग गया। पहले वो 2 BHK के मकान में रहता था, अब वो 4 BHK के मकान में रहने लग गया। तो बिजनेस साइकिल्स जो होती है वो सोशल वेलबींग को भी इंपैक्ट करती है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंपैक्ट करती है। जब रिसेशन का दौर आता है, मंदी का दौर आता है, लोगों के घर बार भी बिक जाते हैं, है ना। आपके पास जब रिसेशन आता है, मंदी का दौर आता है, बड़े बड़े बिजनेस क्या होते हैं, लिक्विडेट हो जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते, शट डाउन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो अगर आपके पास मंदी का दौर लंबे समय तक आ जाए तो सर उसका नेगेटिव सोशल वेलबींग है।
लेकिन एक्सपेंशन का फेज आएगा तो उसका आपके पास पॉजिटिव सोशल वेलबींग निकल कर आएगा। राइट मेरे बच्चों, चलिए भाई अब बात करते हैं हम लोग एक्सपेंशन में आपको क्या फीचर्स नजर आएंगे, कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंशन फेज चल रहा है। जब एक्सपेंशन फेज आता है ना तो आपकी नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट बढ़ जाता है, आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है, आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। एक्सपेंशन फेज के अंदर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करने लगती है। देयर इज जीरो इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज जीरो इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज ईदर फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। इसका मतलब क्या है कि सर जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिलेगा, जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए जॉब्स अवेलेबल है और वो जॉब कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा काम करना ही नहीं चाहता है, अगर कोई बंदा काम करना ही नहीं चाहता है, जिसको बिस्तर ही तोड़ना है, वहां पर बैठ के रील्स चलानी है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए काम अवेलेबल है, उनको नौकरियां मिल रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अगर होता है तो वो फ्रिक्शनल होता है। फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो पहले मैं ए लिमिटेड में काम कर रहा था, मैंने ए लिमिटेड को छोड़ा और 1 महीने तक मैंने नई जॉब ढूंढी और मेरे को फिर बी लिमिटेड में जॉब मिल गई। तो 1 महीने तक जब मेरे पास जॉब नहीं थी, ए लिमिटेड से बी लिमिटेड के बीच में जो 1 महीना मैं घर पे खाली बैठा, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब आप जॉब स्विच करते हो तो स्विच करने के बीच में जो टाइम फ्रेम होता है, जितने टाइम तक आप खाली बैठे थे, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद प्राइसेस एंड कॉस्ट टेंड्स टू राइज, तो आपके पास इन्फ्लेशन निकल कर आता है एक्सपेंशन फेज के अंदर। हाई प्रॉस्पेरिटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सर लोगों के पास ज्यादा इनकम होती है। देखो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी हुई है, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही है, मतलब सारे के सारे रिसोर्सेस फुल्ली एम्प्लॉयड है, अच्छा खासा इनकम सब जनरेट कर रहे हैं। जब लोगों की जेब में ज्यादा इनकम आती है, वो डिमांड ज्यादा करते हैं, डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, तो आपकी हर एक चीज अच्छी चल रही है। देयर इज हाई प्रॉस्पेरिटी, और क्योंकि लोगों की जेब में इनकम अच्छी है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा है, वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, उनको जीने के लिए जितनी भी सुख सुविधाएं चाहिए वो सारी की सारी सुख सुविधाएं उनके पास अवेलेबल है। ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लोज डाउन एंड रीचेस इट्स पीक। बाबू आप अपनी रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर चुके हो, आप अपनी रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर चुके हो। आप सब लोग मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हो नेशनल इनकम वाला चैप्टर, है ना। वहां पर हमने क्या देखा था कि सर आपके पास जो एएस है एट फुल एम्प्लॉयमेंट, उससे ज्यादा आप एएस नहीं बना सकते। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा की नहीं हो सकती। आपने सारी रिसोर्सेस लगा दी है, सारी रिसोर्सेस लगाने के बाद आप जो आउटपुट जनरेट कर रहे हो उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जब आपका एडी आपके एएस के बराबर हो एट फुल एम्प्लॉयमेंट तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपका एडी आपके एएस को एक्सीड कर जाएगा एट फुल एम्प्लॉयमेंट, अब आपके पास चीजें स्लो डाउन होनी शुरू होंगी। अब आपके पास चीजें क्या होंगी, स्लो डाउन होनी शुरू होंगी, राइट। तो एक्सपेंशन फेज पीक पर जब पहुंचता है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अब क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। पीक पे क्या होता है सर, पीक क्या है, पीक आपकी बिजनेस साइकिल का हाईएस्ट पॉइंट है, राइट। शॉर्टेज ऑफ डिमांड एंड इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड, इनपुट प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, आपके पास क्या है सर, आपके पास डिमांड ज्यादा है, आपके पास डिमांड क्या है, ज्यादा है, और सर आपके पास जो आउटपुट है, जो रॉ मटेरियल है, उसकी सप्लाई क्या है, कम है। भाई आपने अपनी सारी रिसोर्सेस क्या कर दी है, फुल्ली एम्प्लॉयड कर दी है। प्रोडक्शन करने के लिए जो भी रिसोर्सेस है वो सब आप लगा चुके हो, और मार्केट में अभी भी डिमांड क्या है, ज्यादा है। तो आप क्या करोगे सर, आप रॉ मटेरियल को खरीदोगे महंगे में। यार समझो, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है,
मार्केट में डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए आपको रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा। यार रॉ मटेरियल तो मार्केट में लिमिटेड है ना, रॉ मटेरियल तो मार्केट में लिमिटेड है, तो रॉ मटेरियल की जब डिमांड बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की डिमांड जब बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी क्या करेंगे, बढ़ेंगे। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा। जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो आपका सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो आपका सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। अब सेलिंग प्राइस एक पॉइंट तक बढ़े तो ठीक है, लेकिन जब लोगों की इनकम से ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, डिमांड करना बंद कर देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मेरी इनकम 5% से बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी 5% से बढ़ रहा है तो मैं डिमांड करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरी इनकम 5% से बढ़ रही है और इन्फ्लेशन 8% से बढ़ रहा है तो मैं अपने पास डिमांड्स को क्या करूंगा, कर्टेल करूंगा, क्योंकि मुझे नेसेसिटीज पे पैसा खर्च करना है। रोटी कपड़ा मकान, बच्चे की एजुकेशन, ये बेसिक चीजें हैं, ये तो हमें करनी है। अगर ये भी महंगी हो रही है तो पहले हम यहां पर पैसा खर्च करेंगे, हमारी जो लग्जरी है हम उसे क्या करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। तो पीक के अंदर क्या होगा, पीक के अंदर आपकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है जिसकी वजह से सप्लायर को प्रोडक्शन ज्यादा करना है। प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो अल्टीमेटली सेलिंग प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब सेलिंग प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो कंज्यूमर अपनी डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। कंज्यूमर अपनी डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। आउटपुट प्राइस राइजेस, राइजिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। यही चीज मैंने आपको बताया कि आपका सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, आपके आउटपुट का भाव बढ़ जाएगा। आउटपुट का भाव बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके लिए कॉस्टली हो जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम करना शुरू करेंगे। कंज्यूमर बिगिंस टू रिव्यू द एक्सपेंडिचर। तो जो फर्जी खर्चे हैं, जो अवॉइडेबल एक्सपेंसेस हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाना बंदा अवॉइड करेगा। सर नए कपड़े खरीदना बंदा अवॉइड करेगा, ब्रांडेड कपड़े खरीदना बंदा अवॉइड करेगा। तो जब आपके पास महंगाई ज्यादा हो जाएगी, चरम पे पहुंच जाएगी, तो लोग क्या करते हैं सर, लोग अपने पास अपने खर्चों को रिव्यू करते हैं। और जो वेले खर्चे होते हैं, सानू वेले कहंदे सानू की, हां वही वाले वेले खर्चे जो होते हैं उन्हें अपन क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट, डिमांड बढ़ती नहीं है, डिमांड रुक जाती है, डिमांड रुक जाती है। इकोनॉमी कहीं मूव नहीं करती, इकोनॉमी की ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाती है, क्योंकि डिमांड क्या हो चुकी है, स्टैग्नेट हो चुकी है। डिमांड स्टैग्नेट हो चुकी है तो ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाती है। और अब क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोग अपने खर्चे कम करेंगे, इकोनॉमी रिवर्स डायरेक्शन पे चलनी शुरू हो जाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फेज में एंटर कर जाती है। कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या होगा सर, इन्वेस्टमेंट गिरेगी, आपका प्रोड्यूसर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, उल्टा लोगों को जॉब से निकालेगा, एम्प्लॉयमेंट आपकी गिरनी शुरू हो जाएगी। प्रोड्यूसर को लगता है कि डिमांड ज्यादा होगी तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करके बैठेगा। प्रोडक्शन अगर वो ज्यादा करके बैठेगा तो मिसमैच हो जाएगा डिमांड और सप्लाई के बीच में। सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी, और जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस गिरते हैं। आपके पास प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को रोक देगा और इससे रिसेशन का दौर शुरू हो जाएगा। बिजनेस पेसिमिस्टिक हो जाएंगे, पेसिमिस्टिक मतलब नकारात्मक हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर आपकी सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाती है, सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाती है। प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक बढ़ जाता है, प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक बढ़ जाता है।
जिसकी वजह से प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन को कम कर देता है। और जब प्रोडक्शन को कम करेगा तो लोगों को बाहर निकालेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा, लोगों की इनकम कम हो जाएगी। लोगों की इनकम कम होने से क्या होगा बेटा जी, लोगों की इनकम कम होने से क्या होगा बेटा जी, लोगों की डिमांड अल्टीमेटली कम हो जाएगी। और ये साइकिल चलती रहेगी, ये साइकिल चलती रहेगी। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर आपका प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कम कर देता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। प्रोड्यूसर को लगता है डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन फेज आ गया है, ये एकदम से पता नहीं चलता। कॉन्ट्रैक्शन फेज व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करता कि मैं आ रहा हूं, तुम अपना प्रोडक्शन संभाल लो, नहीं। क्योंकि हम एक्सपेंशन फेज पे थे, हम पीक फेज पे थे, तो प्रोड्यूसर को अभी भी यही लग रहा है कि हम उसी फेज पे हैं। प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ाए चला जा रहा है, प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ाए चला जा रहा है, जिससे आपके पास क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल की मार्केट में शॉर्टेज हो रही है। मार्केट में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है, आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, मार्केट में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, रॉ मटेरियल के महंगे होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट महंगी हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट महंगी होने से सेलिंग प्राइस बढ़ रही है, जिसकी वजह से कंज्यूमर डिमांड कम कर रहे हैं। लेकिन प्रोड्यूसर को अभी यह बात समझ में नहीं आ रही, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाए जा रहा है। जब प्रोड्यूसर को दिखता है कि हमारी सप्लाई डिमांड से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो वो क्या करता है, फिर वो उसके बाद अपने पास प्रोडक्शन को क्या करता है, रोकता है। जब उसको दिखता है कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो गई है, तो वो प्रोडक्शन को रोकता है। और जैसे ही वो प्रोडक्शन को रोकता है, अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ती है, लोगों की इनकम कम होती है, जिसकी वजह से लोग फिर से डिमांड कम करते हैं। यानी कि आप रिसेशन फेज के अंदर क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं। इसके बाद आता है ट्रफ एंड डिप्रेशन का फेज। डिप्रेशन क्या है, सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन है। जब रिसेशन लंबे समय तक टिक जाता है तो इकोनॉमी डिप्रेशन फेज में चली जाती है। ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, तो सर आपकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाती है। जैसे अभी अगर आपकी जीडीपी प्लस की 8% है, हम 8% से ऊपर जा रहे हैं, तो डिप्रेशन में हम 8% से नीचे आना शुरू हो जाते हैं। मतलब प्रोडक्शन हमारा 8% से कम हो गया, इनकम हमारी 8% से कम हो गई। नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली, नेशनल इनकम कम हो जाती है और लोगों का खर्चा करना कम हो जाता है। डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस डिक्रीजेस, डिमांड कम हो जाती है, प्राइजेस अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। और बहुत सारी फर्म्स क्या करती हैं, शट डाउन कर देती हैं। क्यों शट डाउन कर देती हैं, क्योंकि उनके पास माल ऑलरेडी बना पड़ा है और मार्केट में डिमांड ही नहीं है। और प्रोडक्शन करके वो क्या करेंगी, भाई मार्केट में डिमांड ही नहीं है, माल हमारे पास बना पड़ा हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेसेस को शट डाउन कर देते हैं। अ टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज द फॉल इन द इंटरेस्ट रेट। तो जब आपके पास डिप्रेशन आता है तो इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं, क्योंकि लोग मार्केट से लोन उठा नहीं रहे, लोग मार्केट से पैसा उठा नहीं रहे, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बैंक्रप्सीज आपको डिप्रेशन में नजर आती हैं। बहुत सारी कंपनी लिक्विडेट हो जाती हैं, बहुत सारी कंपनी क्या कर जाती है, लिक्विडेट कर जाती हैं। ठीक है जी, रिड्यूस करती है मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। चलिए, अब हमारे पास कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमी कौन से फेज पे है, हमें कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमी कौन से फेज पे है, तो उसके इंडिकेटर्स होते हैं। हमारे पास 3 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर और एक होता है कॉन्करेंट या फिर कोइंसिडेंट इंडिकेटर। कॉन्करेंट को कोइंसिडेंट इंडिकेटर भी बोलते हैं। लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर फेज आने से पहले बता देता है कि आपका कौन सा फेज आने वाला है। तो बेसिकली आपका जो लीडिंग इंडिकेटर है, ये आपका फ्यूचर एंटीसिपेट करता है कि फ्यूचर में आपके पास क्या होने वाला है। हम बोलते हैं ना कि इंडिया ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, फ्यूचर की बात करते हैं, तो ये लीडिंग इंडिकेटर है। कैसे ग्रो करेगा, सर इसलिए ग्रो करेगा क्योंकि इंडिया में यूथ ज्यादा है। सर इंडिया में यूथ ज्यादा है, जिसकी डिमांड मार्केट के अंदर ज्यादा है। हमारे अंदर काम करने का बहुत पोटेंशियल है,
हम इंडियन जो होते हैं वो बहुत लेबोरियस होते हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम कर सकते हैं। तो हमारी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में काफी होती है, तभी तो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, है ना। तो आपके पास वो क्या बोल रहा है, लीडिंग इंडिकेटर, मतलब वो फ्यूचर को एंटिसिपेट करता है। मतलब आपके पास एक्सपेंशन फेज आने वाला है, उससे पहले ही लीडिंग इंडिकेटर बता देगा कि एक्सपेंशन आने वाला है। कॉन्ट्रैक्शन आने से पहले ही लीडिंग इंडिकेटर बता देगा कि कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है। इट इज अ मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न और अ ट्रेंड। इकोनॉमी के ट्रेंड पकड़ने से पहले ये इंडिकेटर बता देता है कि भाई क्या होने वाला है। वेरिएबल्स दैट चेंजेस बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस, जैसे स्टॉक प्राइजेस। अगर स्टॉक प्राइजेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मतलब इकोनॉमी अच्छे दौर में एंटर करने वाली है। सर प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं प्रोड्यूसर अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहा है, मतलब कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा कमा पा रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन फेज आने वाला है। सर इंडिसेस सच एज हाउसिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड प्राइजेस, ये भी आपके पास, इंडिसेस सच एज हाउसिंग, घरों की डिमांड बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ये आपको रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक्सपेंशन आने वाला है। लोग घर नहीं खरीद रहे, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, प्राइजेस कम हो रहे हैं, यह बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहा है। आपके पास नए ऑर्डर्स आ रहे हैं फॉर द कंज्यूमर गुड्स, न्यू ऑर्डर्स आ रहे हैं फॉर द प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ज्यादा खरीद रहा है, मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन नई प्लांट एंड मशीनरीज खरीद रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स एक्सपेंशन कर रहे हैं, नई फैक्ट्रियां डाल रहे हैं, तो इसका मतलब एक्सपेंशन फेज आने वाला है। फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग द स्लोअर डिलीवरीज, इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड द मनी ग्रोथ रेट, ये सारी चीजें आपके एग्जाम्पल्स हैं लीडिंग इंडिकेटर के। इसके बाद आता है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग मतलब जो बाद में बताता है। लैगिंग इंडिकेटर ये आपकी पास्ट की बात करता है कि पीछे क्या हुआ है। चेंजेस इन दीज इंडिकेटर्स आर ऑब्जर्वेबल ओनली आफ्टर द इकोनॉमिक ट्रेंड और पैटर्न हैज ऑलरेडी अकर्ड। जब पैटर्न आ चुका होता है, हम एक्सपेंशन फेज में एंटर कर चुके होते हैं, तब यह बताता है कि एक्सपेंशन फेज आ गया है। जब हम कॉन्ट्रैक्शन फेज में एंटर कर चुके होते हैं, तब यह बताता है कि हम कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ गए हैं। मतलब पहले फेज आता है, बाद में ये वेरिएबल चेंज होते हैं। तो जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट है, आउटकम है किसका, कॉन्ट्रैक्शन का। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, यह आउटकम है किसका, एक्सपेंशन का। तो कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एक्सपेंशन आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट घटती है, तो लैगिंग इंडिकेटर है। सर एक्सपेंशन आने के बाद कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद कंपनी के प्रॉफिट्स घटते हैं, तो ये आपके पास जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके लैगिंग इंडिकेटर है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट अगर बढ़ रही है तो एक्सपेंशन का फेस है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट अगर घट रही है तो कॉन्ट्रैक्शन का फेस है। तो ये फेस आने के बाद पता लगता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं कि घट गए हैं, बढ़ गए हैं कि घट गए हैं, ये आपका लैगिंग इंडिकेटर है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी। को इंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स, ये कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? सर को इंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स वो होते हैं जो साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं, मतलब फेज के साथ साथ बदलते हैं। तो हम अगर एक्सपेंशन फेज में एंटर कर रहे हैं तो ये फैक्टर उसी के साथ आपको बता देंगे कि कौन सा फेज चल रहा है। साइमल्टेनियस मतलब कि ये वेरिएबल और फेज दोनों साथ साथ चलते हैं। लीडिंग में वेरिएबल आगे चलता है, फेज पीछे चलता है। लैगिंग में फेज आगे चलता है, वेरिएबल पीछे चलता है। कॉन्करेंट में आपका फेज और आपका वेरिएबल दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इट कोइंसाइड्स और अकर्स साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट।
It gives information about the rate of change of the expansion or contraction of an economy more or less at the same point of time when it happens. ठीक है, तो एक्सपेंशन फेज में जब आप एंटर कर रहे होगे, साइमल्टेनियस चेंज आ जाएगा इन इंडिकेटर्स में, साइमल्टेनियस चेंज आ जाएगा आपके पास इन इंडिकेटर्स के अंदर. कौन कौन से हैं सर? जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, ये आपके पास साइमल्टेनियस चेंज होते हैं along with योर फेस, राइट? चलिए सर, अब बात करते हैं कि सर हम क्यों पढ़ रहे हैं बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल पढ़कर हमें क्या मिलेगा? राजा बेटा, कल को आप किसी कंपनी में जाओगे, किसी कंपनी में जॉब करोगे या अपने लिए ही कोई धंधा करोगे, तो आपको बिजनेस साइकिल की समझ होनी बहुत जरूरी है, तभी आप बिजनेस के अंदर प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर पाओगे. अगर आपको बिजनेस साइकिल की समझ नहीं होगी तो आपके बिजनेस डिसीजंस भी गलत होंगे. तो एक्यूरेटली बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए आपको बिजनेस साइकिल की समझ होनी चाहिए. कौन कौन से सर डिसीजन मेकिंग में आपको बिजनेस साइकिल हेल्प करेगी? सर, आपको आपके प्रोडक्ट की डिमांड को समझने में बिजनेस साइकिल हेल्प करेगी. अगर आप यह समझ पा रहे हो कि इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में है, तो इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे. लेकिन अगर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में चल रही है, इसको आप समझ पा रहे हो, तो आप अकॉर्डिंगली अपने पास प्रोडक्शन कम करोगे, क्योंकि आप ये समझ पाओगे कि मार्केट में डिमांड उतनी नहीं है. सर, आपको एक्सपैंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर, आपको नई फैक्ट्री खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए? आपको नई मशीन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? यह भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी कौन से फेज में ऑपरेट कर रही है. अगर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन फेज में ऑपरेट कर रही है, वहां पर अगर आप नई फैक्ट्री लगाने का सोचते हो तो उसका कोई इंपैक्ट निकल कर नहीं आएगा, उल्टा आपका नुकसान होगा. लेकिन अगर इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में चल रही है, वहां पर अगर आप अपने पास नया मशीनरी लेकर आते हो, नई फैक्ट्री सेटअप करते हो, तो वो आपका फायदा देगी. टू फ्रेम द बिजनेस पॉलिसीज. सर, बिजनेस पॉलिसीज, धंधा कैसे करना है, यह भी आपके पास इंपैक्ट होता है आपके फेजेस के हिसाब से. तो आपकी बिजनेस की पॉलिसीज भी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द फेज वी आर इन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सपेंशन फेज के अंदर चल रहे हो, तो आप अपने पास अपनी क्रेडिट पॉलिसी का जो पीरियड है वो कम रख सकते हो. एक्सपेंशनरी फेज में लोगों की जेब में पैसा ज्यादा होता है, तो आप जब माल उधार पे दो, तो वहां पर आपके पास जो क्रेडिट पीरियड होना चाहिए वो कम होना चाहिए. लेट्स से आप 15 दिन के उधार पे माल दे रहे हो. अगर एक्सपेंशन फेज चल रहा है तो आप 15 दिन के उधार पे माल दो, सामने वाला खरीदेगा और 15 दिन में आपको पेमेंट करेगा, क्योंकि उसकी जेब में पैसा है. लेकिन कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में लोगों की जेब में पैसा नहीं होता, तो सेल्स को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? सर, आप अपना क्रेडिट पीरियड भी बढ़ा सकते हो. 15 दिन की जगह आप 25 दिन का क्रेडिट दे सकते हो, 30 दिन का क्रेडिट दे सकते हो. इससे आपकी सेल्स क्या होगी? बढ़ेगी. तो आपका बिजनेस पॉलिसी क्या होना चाहिए, यह भी आपके फेस पे डिपेंड करता है. प्रोडक्शन को प्लान करने में आपकी हेल्प करेगा. ऑब्वियस है, एक्सपेंशन में ज्यादा प्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में कम प्रोडक्शन. मार्केट एंट्री और प्रोडक्ट लॉन्च. सर, नए सेक्टर में एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोबाइल फोन बनाते हो और आप लैपटॉप बनाने का सोच रहे हो, तो लैपटॉप इंडस्ट्री में आपको एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये डिपेंड करेगा कि फेज कौन सा चल रहा है. एक्सपेंशनरी फेज चल रहा है, लोग धड़ल्ले से पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप अपने पास लैपटॉप की भी मार्केट में एंटर कर जाओ, आप वहां पर भी सर्वाइव कर जाओगे. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शनरी फेज चल रहा है, तो इस वक्त लैपटॉप मैन्युफैक्चर करना आपके लिए गलत डिसीजन होगा, क्योंकि लोग इस वक्त पैसा स्पेंड नहीं कर रहे हैं. साइक्लिकल बिजनेस अगर आपका है, जैसे आप हाउस बिल्डर हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेस्टोरेंट के धंधे पे हो, एडवर्टाइजमेंट में हो, ओवरसीज टूर ऑपरेटर हो, फैशन रिटेलर हो, तो इन चीजों को भी समझने में आपको हेल्प मिलती है. सर, बिजनेस साइकिल क्यों आती है, इसके क्या रीजंस है? एक इंटरनल रीजंस है, मतलब विद इन द कंट्री जो आपके रीजंस होते हैं, और एक आपके एक्सटर्नल कॉजेस हैं जो आपके कंट्री के बाहर के होते हैं. तो जैसे एक्सटर्नल कॉजेस, मतलब यहां पर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? यहां पे हम
हमारे पास इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर वॉर चल रही है तो वॉर के वक्त आपके पास क्या होता है सर, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, रिसेशन आ जाता है। तो वॉर आपके हाथ में नहीं है, रिसेशन आ जाएगा सर, वहां पर आपके पास आउटपुट गिरेगा। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, जब वॉर के बाद हम चीजों को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, वॉर के दौरान बहुत सारी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है, जो रोड्स टूट गए, जो बिल्डिंग्स टूट गई, उनको रिकंस्ट्रक्ट करती है, जिससे मार्केट एक्सपेंशन फेज में एंटर करती है। टेक्नोलॉजिकल शॉक आ सकता है, मान लो किसी भी चीज को बनाने का टेक्नोलॉजी बदल गया, कोई नया इनोवेशन आ गया, तो वो इनोवेशन अगर अडॉप्ट कर लोगे तो आपका प्रोडक्ट आगे जाएगा, अडॉप्ट नहीं कर पाओगे तो आप पीछे हो जाओगे। नेचुरल फैक्टर सर, आपके पास अर्थक्वेक आ गया, आपके पास बाढ़ आ गई है ना, तो ऐसे सिनेरियोज में आपके पास कॉन्ट्रैक्शन फेज आ जाएगा, आपके पास प्रोडक्शन एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ, आपकी पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो उसका अनएम्प्लॉयमेंट पे भी इंपैक्ट निकल कर आएगा और उसका एम्प्लॉयमेंट पे भी इंपैक्ट निकल कर आएगा। आप पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे यूज करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर, वो आपके पास आता है। इसके बाद आता है इंटरनल कॉजेस, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। आपका एडी ऊपर या नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आती है। इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वजह से सप्लाई बदलती है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है। सर आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और आपके पास गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज भी इंपैक्ट करती हैं आपकी बिजनेस साइकिल को। सर मार्केट में पैसा कितना है, मनी सप्लाई कितनी है, मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, एक्सपेंशन होगा। मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी तो सर कॉन्ट्रैक्शन होगा, आपके पास डिमांड कम होगी। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर। कुछ लोगों की साइकोलॉजी होती है ज्यादा पैसा खर्च करना, तो अगर लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ानी है, हमें अपग्रेड करना है, तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे और ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में एंटर करेगी। लेकिन अगर बाबू आपका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है कि नहीं हमको पैसा सेव करना है, हमें कंजम्पशन ज्यादा नहीं करना, हमें सेविंग ज्यादा करनी है, तो अगर आप सेविंग ज्यादा करोगे, कंजम्पशन कम करोगे, तो इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में एंटर नहीं करेगी, कॉन्ट्रैक्शन फेज में एंटर करेगी। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर यह है कि आपको कंजम्पशन ज्यादा करना है। अगर आप कंजम्पशन ज्यादा करोगे तो आपका एडी ज्यादा होगा, एडी आपके पास ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास डिमांड बढ़ेगी, आपके पास एक्सपेंशन आएगा। और अगर आप सेविंग ज्यादा करोगे, आप सेविंग ज्यादा करोगे, कंजम्पशन कम करोगे, तो आपका एग्रीगेट डिमांड क्या करेगा सर, आपके पास एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा। ठीक है जी, चलिए अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कुछ क्वेश्चंस। द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इज, मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा। आप लोग वीडियो को यहां पर पॉज करके अपने पास आंसर आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। सर मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। सर मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कभी भी ज्यादा नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा। मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में मनी ज्यादा है, मार्केट में मनी ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कभी भी ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। मार्केट में मनी कम होगा तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। तो इंक्रीज है मनी सप्लाई तो इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट राइज करेगा, गलत है। इंटरेस्ट रेट राइज करेगा, गलत है। इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्रोड्यूसर मार्केट से ज्यादा पैसा उठाएगा और इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। लोग भी मार्केट से पैसा उठाएंगे और डिमांड ज्यादा करेंगे, उधार पे माल खरीदेंगे। सर मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करेंगे, उधार में, इंस्टॉलमेंट में, ईएमआईज पे फ्रिज खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, कार खरीदेंगे। तो इंटरेस्ट रेट अगर कम चलेगा, इंटरेस्ट रेट अगर कम चलेगा तो प्रोड्यूसर मार्केट से पैसा उठा के इन्वेस्टमेंट करेगा और कंज्यूमर मार्केट से पैसा उठा के कंज्यूम करेगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर आपके पास होना चाहिए सी। अगला क्वेश्चन,
व्हेन डज इकोनॉमिक एक्सपेंशन अकर इन द बिजनेस साइकिल? एक्सपेंशन कब होता है सर? एक्सपेंशन होता है ट्रफ और पीक के बीच में। ये ट्रफ है, ये पीक है। ट्रफ और पीक के बीच में आपके पास एक्सपेंशन निकल कर आता है। एट द पीक ऑफ द बिजनेस साइकिल, एट द ट्रफ ऑफ द बिजनेस साइकिल, बिटवीन द पीक एंड ट्रफ, बिटवीन द ट्रफ एंड पीक। तो डी आपका आंसर होगा। बिटवीन द ट्रफ एंड पीक एक्सपेंशन होता है, एंड बिटवीन द पीक एंड ट्रफ आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होता है। द बिगिनिंग ऑफ रिसेशन इज, रिसेशन कब आता है सर? सर रिसेशन कब आता है? बिगिनिंग ऑफ रिसेशन, रिसेशन कहां से शुरू होता है सर? रिसेशन शुरू होता है आपके पास पीक से, ट्रफ से, कॉन्ट्रैक्शन से कि एक्सपेंशन से? बताइए। आपके पास बिगिनिंग ऑफ रिसेशन कब से होती है? वीडियो को पॉज करेंगे और फटाफट से इसका आंसर निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया पीछे कि सर आपका कॉन्ट्रैक्शन ही जो होता है वही तो रिसेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन को ही तो आप रिसेशन बोलते हो। और रिसेशन कहां से स्टार्ट होता है? पीक के बाद से। तो रिसेशन की बिगिनिंग कहां से होती है? पीक से होती है। और रिसेशन कहां पर एंड होता है? ट्रफ पे एंड होता है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा आपका पीक। अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सटेंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज, अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सटेंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज। डिक्लाइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे चला गया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बिजनेस साइकिल, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन और आपके पास रिकवरी। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज, क्या बोलेंगे इसको सर? इसको बिजनेस साइकिल बोलेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्शन फेज बोलेंगे, कि इसको रिसेशन फेज बोलेंगे, कि इसको रिकवरी बोलेंगे? सर आप इसको रिसेशन बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन फेज भी बोल सकते हो, रिसेशन भी बोल सकते हो। इन दोनों में से कोई भी करेक्ट आंसर बन सकता है। आप रिसेशन पे टिक कर दो, रिसेशन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिसेशन विल बी द करेक्ट आंसर। द ट्रफ ऑफ बिजनेस साइकिल अकर्स व्हेन डैश हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो बिजनेस साइकिल का ट्रफ कब आता है? जब इन्फ्लेशन लोएस्ट पॉइंट पे होता है, मनी सप्लाई लोएस्ट पॉइंट पे होती है, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके पास लोएस्ट पॉइंट पे होती है, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट लोएस्ट पॉइंट पे होता है। सर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी लोएस्ट पॉइंट पे जब होती है, आपका जीडीपी, आपका एम्प्लॉयमेंट, आपकी इनकम, ये सब कहां पर होते हैं? लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं, वहां पर होता है आपका ट्रफ। इवन विद द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्लाइंस इन। इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है फिर भी डिमांड कम है, कहां पर ऐसा होगा? एक्सपेंशन फेज में, कॉन्ट्रैक्शन फेज में, पीक फेज में, कि डिप्रेशन फेज में? आपका राइट आंसर होगा यहां पे कॉन्ट्रैक्शन फेज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फेज, राइट? नहीं, ये आपका होगा डिप्रेशन फेज। डिप्रेशन फेज, डिप्रेशन एक ऐसा दौर है जहां पर इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद भी, इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद भी लोग क्या करते हैं सर? डिमांड नहीं करते हैं। ठीक है, डिप्रेशन फेज के अंदर। पीक एंड ट्रफ ऑफ द बिजनेस साइकिल आर नोन कलेक्टिवली एज, पीक और ट्रफ इनको क्या बोलते हैं? वोलेटिलिटी, टर्निंग पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, रियल बिजनेस साइकिल इवेंट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहां पे टर्निंग पॉइंट्स। इनको अपन क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं। द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल डू नॉट हैव द सेम लेंथ एंड सीवियरिटी। एक्सपेंशन फेज always last more than 10 years, last many years and are difficult to get over in the short period, none of the above। तो बिजनेस साइकिल का जो लेंथ होता है और सीवियरिटी होती है वो सेम नहीं होती। अलग अलग बिजनेस साइकिल की अलग अलग लेंथ होती है और अलग अलग उसकी क्या होती है? सीवियरिटी होती है। ड्यूरिंग द रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होता है एंड आउटपुट लेवल लो होता है। तो क्या करेक्ट आंसर बनेगा? राइजेस और राइजेस?
फॉल और राइजेस, राइजेस और फॉल, फॉल और फॉल। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होते हैं और आउटपुट कम होता है। करेक्ट आंसर आपके पास बनेगा यहां पर सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने ये चैप्टर कर लिया है। एक आध क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, इसमें से क्या है जो एक्सपेंशन में नहीं होता? कंज्यूमर परचेज करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है एज डिमांड फॉर लेबर राइजेस, बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस टेंड्स टू इंक्रीज। सर आपके पास ये तीनों चीजें क्या होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन? कंज्यूमर परचेजेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स टेंड्स टू इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस एज डिमांड फॉर लेबर राइजेस, बिजनेस प्रॉफिट्स एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस टेंड्स टू इंक्रीज। ये तीनों चीजें आपके पास होती हैं, ये तीनों करेक्ट है, ये तीनों चीजें होती हैं। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ द अबव। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि एक्सपेंशन फेज में ये तीनों चीजें होती हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डज नॉट अकर, इसमें से क्या नहीं होता? तो बाबू ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा? नन ऑफ द अबव। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक्सपेंशन में ना होती हो, राइट। तो चलिए इसी के साथ हमारे पास ये बिजनेस साइकिल का जो चैप्टर है ये हमने कर लिया है कंप्लीट। आई होप आप लोगों ने ये सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।